नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। सबसे पहले हेडलाइंस। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश ने राष्ट्रपिता को किया नमन। राजघाट स्थित समाधि स्थल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी के विचार और मूल्य हर देश काल में प्रासंगिक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ICWA के वेबिनार में संबोधन। कहा, नई वैश्विक चुनौतियों के दौर में गांधी का मानवता में विश्वास दुनिया को दिखा रहा है राह। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116वीं जयंती पर देश भर में किया गया याद। राष्ट्रपति ने कहा, शास्त्री जी ने समर्पण और सत्य निष्ठा से की देश सेवा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के जवानों और किसानों को दिया सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र। विज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कई कदम। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में विश्व कल्याण की दृष्टि भी शामिल। किसानों की मदद के लिए शीर्ष श्रेणी के अनुसंधान केंद्रों को बढ़ावा देने पर जोर। और देश में लगातार बढ़ रही है कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या। रिकवरी दर हुई 83.7%। बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कोविड टेस्ट। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आज देश भर में बापू को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश भर में अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर बापू की समाधि राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर देश ने उन्हें याद किया। इस मौके पर राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा कि सत्य, अहिंसा और प्रेम का गांधी जी का संदेश समाज में समरसता और सौहार्द का संचार करके समस्त विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है। बापू के आदर्श हमें खुशहाल और करुणामय भारत के निर्माण का रास्ता दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये आशा भी व्यक्त की। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। राजघाट पर विभिन्न धर्म और समुदायों के लोगों ने भी प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। देश के दूसरे शहरों में भी गांधी जयंती मनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने आवास पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि बापू की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्वीकार कर विश्व ने पूज्य बापू के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा और अपनाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महायुद्धों और उपनिवेशवाद के उस कठिन दौर में बापू ने न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व के लिए सत्य और अहिंसा के सनातन भारतीय आदर्शों को अपनाने का आग्रह किया था। आतंकवाद, विस्तारवाद और महामारी के इस दौर में पूज्य बापू का जीवन संदेश
विश्व के लिए आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में गांधी स्मृति और दर्शन समिति की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की ओर से आयोजित गांधी और विश्व विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधी के विचार और मूल्य हर देश और समय में प्रासंगिक हैं। कोरोना महामारी समेत दुनिया के सामने आ रही नई चुनौतियों के चलते गांधी के विचार और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। There is a timelessness about Gandhi's values. This seems to be relevant for all countries and for all times. However, they acquire greater relevance in a world that is facing new challenges. The world is facing one of the biggest health crises in the wake of COVID-19 pandemic. When the world experienced a similar challenge in 1918 during the Spanish flu, Gandhiji spoke about the need to understand the pain of the people, especially the poor and underprivileged. These are truly testing times. The pandemic has wrought unimaginable havoc on the economies of various nations and severely impacted the lives of the people, particularly the poor and marginalized sections. These are the times to extend a helping hand to the needy and mitigate their hardships. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जब दुनिया में आतंकवाद, युद्ध और गंभीर अपराध जैसी चुनौतियां सामने खड़ी हैं, ऐसे में महात्मा गांधी का मानवता में विश्वास हमें राह दिखाता है। Mahatma Gandhi's birthday is recognized and celebrated as the International Day of Non-Violence by the United Nations. It not only symbolizes the ever-lasting imprint that Mahatma had left on humanity, but is also a constant reminder to the world that peace is an essential prerequisite for progress. Mahatma Gandhi had shown the world a novel mode of struggle against injustice, a novel way of life through his message of truth and non-violence. What is most inspiring in the Mahatma's life is the unwavering belief in the innate goodness of humanity. It is a world that is questing for sustainable development. It's a world that is looking for solutions to intractable challenges. The world today needs a healing touch, a human touch, a harmonious touch. That is what Gandhiji's ideals can give our world. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाई जा रही है। इस मौके पर संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें गांधी जी की 151वीं जयंती पर उनके जीवन और उनकी विरासत का सम्मान किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गांधी जी के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। In marking the birthday of Mahatma Gandhi, this International Day highlights the remarkable power of non-violence and peaceful protest. It is also a timely reminder to strive to uphold values that Gandhi lived by: the promotion of dignity, equal protection for all, and communities living together in peace. On this year's observance, we have a special duty: stop the fighting to focus on our common enemy, COVID-19. In some places, we see a standstill in the violence. A great many member states, religious leaders, civil society networks, and others back my call. Now is the time to intensify our efforts.
Let us be inspired by the spirit of Gandhi and the enduring principles of the UN Charter. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के शस्त्र से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं और देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे राजनीतिक आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन्हीं आंदोलनों ने स्वतंत्रता की राह को मजबूत किया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने अमूल्य योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। मई 1883 में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखन जी से हुआ। शुरुआती शिक्षा पोरबंदर और राजकोट से पूरी करने के बाद सितंबर 1888 में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस आए और तत्कालीन बंबई में वकालत शुरू की। हालांकि बंबई में वकालत अच्छी नहीं चलने की वजह से वे राजकोट आ गए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका की एक भारतीय फर्म ने उन्हें अपने साथ जुड़ने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद वो नटाल चले गए। दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने उनके मन और मस्तिष्क पर गहरा असर डाला। दक्षिण अफ्रीका में उनके जननेता बनने का सफर शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका की घटनाएं बड़ा बदलाव लेकर आईं। ये घटनाएं सामाजिक अन्याय के प्रति उनकी जागरूकता का कारण बनी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने किसानों, मजदूरों के खिलाफ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर उसे वापस ले लिया। 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और दांडी यात्रा से नमक सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजी शासन की नींदें उड़ा दी। 1942 में जब उन्होंने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका तो अंग्रेज शासन की नींवें हिल गईं, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी पर गोली चलाकर उन्हें हमसे छीन लिया। बापू का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। गांधी जी ने अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग के अपने दर्शन से लोगों को एकजुट कर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। बापू के ग्राम स्वराज की संकल्पना में शहर और गांव के बीच की खाई पाटने की मूल भावना निहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपको बताते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर देश ने कैसे याद किया। जय जवान, जय किसान। जय जवान जय किसान के नारे से देश को नई ऊर्जा देने वाले भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सादगी और ईमानदारी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके समाधि स्थल विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट पहुंचे और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश की महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री ने अभूतपूर्व समर्पण और सत्यनिष्ठा से देश सेवा की। राष्ट्रपति ने कहा कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में मूलभूत भूमिका और युद्ध काल में सुदृढ़ नेतृत्व के लिए सभी देशवासी लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे विनम्र और दृढ़ थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी को महत्व दिया और राष्ट्र कल्याण के लिए जिए। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति शास्त्री जी की निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि वो देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में
एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी जी से उनका सिर्फ जन्मदिन ही मेल नहीं खाता, बल्कि उनका व्यक्तित्व और विचारधारा भी बापू जैसे थे। गुदड़ी के लाल नाम से मशहूर शास्त्री जी सादगी, उच्च विचार और शिष्टाचार की अनूठी मिसाल हैं। अपने परिश्रम और सद्गुणों से इतिहास में अमर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश सेवा में बीता। पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। इसी समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति नायडू ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जय जवान जय किसान के नारे से राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का आह्वान करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शास्त्री जी ने आजन्म सादा जीवन उच्च विचार के गांधीवादी जीवन मंत्र का निष्ठापूर्वक पालन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए 6 वर्ष पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। अभियान के तहत करीब 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और 6 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। 6 साल पहले आज ही के दिन यानी गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी के सपने को केंद्र में रखकर देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री की पहल के बाद देखते ही देखते ये जन आंदोलन बन गया। आज इस अभियान से जुड़े आंकड़े सफलता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। 2014 में देश में स्वच्छता का दायरा जहां महज 38% था, वो आज 100% पर पहुंच गया है। ग्रामीण भारत की अब तस्वीर बदल चुकी है। गांव अब खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। देश में 6,03,177 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। 2,62,736 पंचायतें खुले में शौच मुक्त हो चुकी हैं। वहीं बात शहरों में स्वच्छता की करें तो आज ये तय किए गए लक्ष्यों को पार कर चुकी है। शहरों में करीब 59 लाख घरों में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आज ये आंकड़ा 62 लाख को पार कर चुका है। शहरों में 5,07,589 सार्वजनिक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। देश में अब तक 5,94,658 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। अभी तक 4,327 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। घरों से कचरा उठाने के लिहाज से देश के 84,808 वार्ड का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा हो चुका है। ठोस कचरा निष्पादन के क्षेत्र में 97% से ज्यादा वार्डों में घर से कचरा उठाने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। 67% वार्डों में कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। ये तमाम आंकड़े स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की कहानी कह रहे हैं। 6 साल में देश में बदलाव आया तो उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ आम लोगों की भागीदारी भी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर वैभव यानी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन विज्ञान और नवाचार का उत्सव है। सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान ने हर काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान बदलाव लाने का जरिया बना है। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की। उन्होंने 2014 से वैक्सीन के क्षेत्र में भारत जो बदलाव लाया है उसका जिक्र किया। In 2014, 4 new vaccines were introduced into our immunization program. This included
an indigenously developed rotavirus vaccine. We encourage indigenous vaccine production also. Recently, we also gave market authorization for an indigenously developed pneumococcal vaccine. These vaccination program and our Poshan mission take the health and nutrition of our children to the level of importance it deserves. Our vaccine developers are active and globally competitive during this pandemic. We understand that time is of the essence. We have launched an ambitious mission to remove TB in India by 2025. This is 5 years before the global target. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और देश ने दालों के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए नए शोध की आज जरूरत है। We want top class scientific research to help our farmers. Our agriculture research scientists have worked hard to ramp up our production of pulses. Today, we import only a very small fraction of our pulses. Our food grain production has hit a record high. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय प्रतिभा पूरी दुनिया में वैभवशाली बना रही है। ऐसे में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का सपना साकार करने में यह मंच अपना अलग स्थान रखता है। India's clarion call of an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India, includes a vision of global welfare. In order to realize this dream, I invite you all and seek your support. Just recently, India introduced pioneering space reforms. These reforms provide opportunities for both industry and academia. Indian diaspora are excellent ambassadors of India at the world stage. Wherever they have gone, they have taken with them the ethos of India. वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक नया मंच प्रदान करता है। सम्मेलन ने भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाने का काम किया है, जो दुनिया भर की अकादमिक और शोध संस्थाओं से जुड़े हैं। सम्मेलन में 55 देशों से भारतीय मूल के 13,000 से ज्यादा वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोहतांग में ऊंची पहाड़ियों पर बनी विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस टनल के जरिए एक तरफ मनाली और लेह की दूरी कम होगी, तो दूसरी तरफ परिवहन में करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। राष्ट्र के लिहाज से भी इस सुरंग का सामरिक महत्व है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए इस टनल की वजह से मनाली से लेह की दूरी करीब 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। 9.02 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति के बीच साल भर आवाजाही बनी रहेगी। इससे पहले लाहौल स्पीति घाटी हर साल भारी बर्फबारी की वजह से करीब 6 महीने के लिए दूसरी जगहों से पूरी तरह कट जाती थी। अटल टनल को घोड़े के पैर का आकार दिया गया है। ये 8 माउंट्स की सड़क के साथ एक सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है। इसमें 5.52 माउंट्स का ओवरहेड क्लियरेंस है। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम, SCADA नियंत्रित अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली समेत बिजली से संचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अटल सुरंग को हर दिन 3,000 कारों और 1,500 ट्रकों के ट्रैफिक घनत्व के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड के साथ डिजाइन किया गया है।
इस टनल के अंदर निश्चित दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो स्पीड और हादसों पर नियंत्रण रखने में मदद करेंगे। इस टनल के खुलने से सबसे ज्यादा फायदा लद्दाख में तैनात भारतीय फौजियों को मिलेगा। इस टनल के जरिए जवानों को सर्दियों में भी हथियार और रसद की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मनाली पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का निरीक्षण किया। इस दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रक्षा मंत्री के साथ रहे। राजनाथ सिंह ने बीआरओ के अधिकारियों से टनल को लेकर जानकारी ली। उन्होंने हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान का भी दौरा किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने सेना की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए उसके संचार नेटवर्क को देश भर में मजबूत बनाने के लिए आर्मी स्ट्रैटेजिक स्विच्ड कम्युनिकेशन के चौथे चरण के नेटवर्क की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एस्कॉन के चौथे चरण के नेटवर्क के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स ITI के साथ करार किया गया है। इसे 3 वर्ष में पूरा करना होगा। ये नेटवर्क सेना की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे मौजूदा नेटवर्क का स्थान लेगा। इस नेटवर्क में संचार माध्यम के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव रेडियो और उपग्रह का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी मदद से सेना को किसी भी तरह के अभियान में बेहतर संचार सुविधा मिलेगी और संचार नेटवर्क का दायरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक के क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। देश में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के नमूनों की जांच की गई। वहीं देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 83.70% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 78,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। लगातार स्वस्थ होने की बढ़ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 78,877 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ देश में इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 53,52,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.70% पर पहुंच गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 81,484 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 64 लाख के करीब पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 1,095 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 99,773 हो गई है। अभी देश में कोरोना के 9,42,217 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 14.74% है, जबकि मृत्यु दर 1.56% है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत ने कहा कि वो अपने विकास एजेंडे के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर बल दे रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महासभा में कहा कि हम महिलाओं के विकास के साथ साथ महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रतिमान को लेकर आगे बढ़े हैं। मौजूदा वक्त में भारत सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और लैंगिक भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने पर बल दे रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को ऑनलाइन माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए। Women numerically constitute half of humanity, but their influence transfuses all dimensions of society, polity, and economy. In India, we recognize the centrality of gender equality and women's empowerment in all aspects of our developmental agenda. We are now focused on inclusive growth and deep reforms that together are bringing about transformational changes. Heralding these changes under the leadership of our visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi, we have moved from a paradigm of women's development to women-led development. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।